नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एमपी टेट वर्ग 3 के इस भर्ती में ज़बरदस्त हिंदी के क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पर हिंदी के ऐसे ज़बरदस्त प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एमपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि डॉट डॉट भाषा की कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सहायक नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है कि भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में क्या सहायक नहीं है। पत्र पत्रिकाएं, पाठचर्या, सहगामी क्रियाएं और टेबल कुर्सी। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जो सहायक नहीं है। तो जो पत्र पत्रिकाएं होती है वो भाषा की कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं, अगर किसी भाषा को पढ़ रहे हैं तो उसमें पत्र पत्रिकाओं का होना जो होता है सहायक है, पाठचर्या का होना सहायक है, सहगामी क्रियाएं भी होनी चाहिए। लेकिन जो टेबल और कुर्सी है ये शिक्षण सामग्री के रूप में सहायक नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आपके एमपी टेट वर्ग 3 के लिए एमपी टेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ये यहाँ पर जो लगाए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा यहाँ से। प्रश्न नंबर 2 है कि भाषा के मूल्यांकन में सामूहिक चर्चाएं अधिकतम सफल नहीं होती हैं, क्योंकि एक भाषा के मूल्यांकन में जो सामूहिक चर्चाएं की जाती हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिकतर सफल नहीं होती है, क्योंकि विषय को समझाने में समय की बचत कराती हैं, शिक्षक की ऊर्जा की बचत कराती हैं, शिक्षक को यह आकलित करने का अवसर देती हैं कि बच्चों की भाषा का क्या स्वरूप है, या फिर डी ऑप्शन है सभी छात्र सामूहिक चर्चा में शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है निगेटिव और हमें आंसर यहाँ पर निगेटिव ही चाहिए। तो जब सामूहिक चर्चाएं की बात करें, हम सामूहिक चर्चाएं क्यों कराते हैं, सामूहिक चर्चाओं की बात की जाए और यहाँ पर बताया भी जा रहा है उसका कि अधिकतम सफल नहीं होती हैं क्योंकि सभी छात्र सामूहिक चर्चा में शामिल नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है कि हो सकता है सभी छात्रों को सामूहिक चर्चा में रुचि लेना नहीं पसंद है, इसलिए सभी छात्र सामूहिक चर्चा में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए सामूहिक चर्चाएं अधिकतम सफल नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है। व्याकरण शिक्षण, अगर हम व्याकरण शिक्षण को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त विधि क्या है। क्या आगमन विधि है उदाहरण से नियम की तरफ, या फिर निगमन विधि है नियम से उदाहरण की तरफ, या फिर निगमन विधि, या फिर पुस्तक विधि। तो आपका जो अगर व्याकरण शिक्षण की विधि पूछी जाती है तो आगमन और निगमन दोनों विधि अगर एक साथ आपको मिल जाती है तो उससे बेस्ट आंसर कोई नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, आगमन और निगमन विधि। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4, निम्न में से बोलना कौशल में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है। निम्न में से बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। बोलने की बात यहाँ पर की जा रही है, जो अपने भाव को दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों के अभिव्यक्ति को या फिर दूसरों के भाव को अब समझना। तो यहाँ पर बोलने की बात की जा रही है कि बोलना कौशल में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है। शुद्ध उच्चारण करने से क्या आप बोल सकते हैं, शुद्ध उच्चारण से पता लग जाएगा कि आप बोल सकते हैं। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, मधुर वाणी हो तब आप समझेंगे कि बोलना कौशल है, या फिर मधुर वाणी एवं शुद्ध उच्चारण। तो आपका यहाँ पर विकल्प बी लॉक हो जाएगा कि बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि हर एक स्थित परिस्थिति में अपनी बात कह सकना। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, तो निम्न में से मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया कौन सी करनी पड़ती है। एक मनुष्य को, आप सभी को पता है कि दैनिक जीवन में आप सबसे ज़्यादा कौन सी क्रिया करते हैं, बोलने की, लिखने की, सुनने की, या फिर पढ़ने की। तो यहाँ पर जो लोगों का आंसर लॉक होगा है ना, वो होगा बोलने की। क्या होगा, बोलने की। ए ऑप्शन होगा बोलने की। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन भी होगा सुनने की।
एक व्यक्ति जो होता है वो दो चीज़ करता है, बोलता भी है और सुनता भी है। ये सबसे ज़्यादा क्रिया करता है इस दैनिक जीवन में। लेकिन जो आपका आंसर यहाँ पर जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन, कि बोलने से भी ज़्यादा आप सुनते हैं। वो चाहे मोबाइल में बात कर रहे होंगे, टीवी में बात कर रहे होंगे, टीवी जो है कुछ भी देख रहे होंगे, या फिर रियल लाइफ की बात की जा रही है, दैनिक जीवन की बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो आप क्रिया करते हैं वो करते हैं सुनने की। स्कूल से लेके आप जो है अपने दैनिक जीवन की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा आप करते हैं सुनने की क्रिया। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, कि निम्न में से लिखना सिखाते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आपके एमपी-टेट वर्ग 3 में प्रश्न ऐसे आएगा, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि लिखना सिखाते समय आप एक अध्यापक हैं, अगर आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो आपको किस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। ए ऑप्शन है छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन है लिखने में सर्वप्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन है अध्यापक को स्वयं आदर्श लेखन बच्चों की समझ प्रस्तुत करना चाहिए। और डी ऑप्शन है छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, लिखने में सर्वप्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए एवं अध्यापक को स्वयं आदर्श लेखन बच्चों के समझ प्रस्तुत करना चाहिए। तो आपका बड़ा आंसर है डी ऑप्शन, और यहाँ पर आपके तीनों विकल्प समाहित है, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर आप एक बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो ये सारे गुण होने चाहिए, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, आदर्श वाचन के पश्चात कौन सा वाचन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। आदर्श वाचन के पश्चात अगर एक शिक्षक आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या है, आदर्श वाचन है। और उसके साथ साथ जो आप बोल रहे हैं वो क्या है, वो अनुकरण वाचन है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर अध्यापक आपको पढ़ा रहा है कोई पैराग्राफ और आप उसके साथ जो बात बोलते हैं वो आपका अनुकरण वाचक, क्योंकि आप अनुकरण कर रहे हैं, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है। श्रव्य का मतलब क्या होता है, जिसको आप सुनते हो। तो श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है। शुद्ध लिखने में, क्या आप लिख रहे होते तो उसको सुनते भी हैं, ए ऑप्शन कट गया। शुद्ध पढ़ने में, आप पढ़ रहे होते तो क्या उस चीज़ को आप सुनते हैं, हाँ दूसरा सुन सकता है, आप थोड़ी ना सुनते हैं, ये भी कट गया। शुद्ध उच्चारण करने में या फिर शुद्ध पढ़ने एवं लिखने में, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किस में होता है, शुद्ध उच्चारण करने में, आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण करने में श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है। अगर आप उच्चारण कर रहे होते हैं तो आप सुनते हैं, जो मिस्टेक होता है उसको आप सुधारते हैं, सी ऑप्शन लॉक होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से सत्याग्रह में कौन सा समास है। सत्याग्रह समास कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि समास, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, समास की संख्या कितनी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि निम्न में से सत्याग्रह में कौन सा समास, तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे रात दिन माता पिता दोनों पद प्रधान हो, द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, तिराहा चौराहा पंचमुखी है ना, और अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, यथाशक्ति, और भी बहुत सारे हैं जिसमें पहला शब्द उपसर्ग हो। लेकिन आपकी बात किसकी की जा रही है, सत्याग्रह की तत्पुरुष समास हो। सत्याग्रह में तत्पुरुष समास कैसे होगा बताइए, तोड़ोगे आप, इसको तोड़ो। सत्य के लिए आग्रह, क्या हो गया, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो जब सत्य के लिए, जब यहाँ पर के लिए आग्रह है तो इसका मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आपके एमपी-टेट में आया था प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम अगर आप हिंदी भाषा का आकलन कर रहे होते हैं तो उसके लिए कम प्रभावी क्या है, कम प्रभावी पूछा है, तरीका कौन सा है कम प्रभावी हो। कहानी कहना, अगर आप कहानी कह रहे हैं तो क्या वो कम प्रभावी है। कहानी लिखना, घटना का वर्णन करें, फिर सुतले, तो देखो कहानी कहना महत्वपूर्ण है, प्रभावी है। कहानी लिखना
उससे भी ज़्यादा प्रभावी है। और घटना वर्णन, घटना का अगर किसी घटना का वो वर्णन कर रहे हैं तो भी प्रभावी है। लेकिन शुद्ध लेख का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना, सुनकर लिखना। अगर आप सुनकर लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप वो टीप रहे हैं, नकल कर रहे हैं। जो नकल कर रहे हैं वही आपका कम प्रभावी है। कम प्रभावी तरीका ही पूछा गया है, तो इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, जिसको आप सुनते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सुनने संबंधी चीज़ें नहीं है? ये ऑप्शन विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं। अगर एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो सिंपल सी बात है, विद्यार्थी सुनते हैं। जब आदर्श की बात करें, सुनता है, ये भी पॉजिटिव है। और निगेटिव पूछा गया है, विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं। अगर किसी कहानी की, किसी कविता की पंक्ति को दोहरा रहे हैं तब भी सुनते हैं। ठीक है। विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं। अगर व्याकरण नियमों पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या उसको सुन रहे हैं? ठीक है, सुनते हैं। विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करना यही सुनना नहीं है। आपका निगेटिव क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अगर बच्चों का लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं आप, तो कौन सी विधि सबसे बेस्ट होगी लेखन कौशल का? पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, जो पाठ में आधारित हो, पाठ पर आधारित हो, उस प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सुंदर लेख का अभ्यास करना हो सकता है। अपने अनुभव को लिखना, ठीक है। शुद्ध लेख सुनकर लिखना। लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि बेहतर है। देखिए, हमने बताया कि कौन सी विधि, कौन सा तरीका कम प्रभावी है, तो ये तो आप मत लीजिए, डी ऑप्शन को नहीं लॉक करेंगे आप। पूछा जा रहा है कि लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अपने अनुभव को लिखना। बच्चा छोटा है, प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, जब बच्चा छोटा है तो अपने अनुभव को लिखना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई है। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दिया है? एक चीज़ इससे संबंधित, तालीम योजना। तालीम योजना किसके द्वारा दी गई है? तो जब बुनियादी शिक्षा की बात की जाए तो आप सभी ने पढ़ा है, ए ऑप्शन गांधी जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 14, भाषा सदैव होती है। भाषा सदैव होती है, कैसी होती है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरणशील है ना? भाषा अनुकरणशील है, परिवर्तनशील है, नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाषा सदैव होती है। बताइए, ए जन्मजात होती है या फिर बी अर्जित होती है? कभी कभी अर्जित होती है, कभी कभी जन्मजात होती है, या फिर ए व बी दोनों? क्या होगा यहाँ पर? तो जन्मजात का मतलब होता है जन्म से, जब माँ के गर्भ में आप जन्म लेते हो, माँ के गर्भ से आप जन्म लेते हो, तभी से आप भाषा सीख रहे होते हो। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। आप भाषा को लेकर नहीं आते हो, भाषा वातावरण में अर्जित करते हो। बी ऑप्शन लॉक हो जाए। जब भी पूछा जाए भाषा की बात तो भाषा अर्जित की जाती है, जो आप वातावरण में, अपने परिवेश में अर्जित करते हो अनुकरण करके। प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डॉट डॉट और डॉट डॉट के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, 1 से 5 की बात की जा रही है। और 1 से 5 का बच्चा को क्या लिपि ज्ञान होगा, वर्तनी ज्ञान होगा? नहीं होगा। शब्द लेखन होगा, हो सकता है नहीं लिख पाए। वर्तनी ज्ञान, ये भी गलत है। लेकिन प्राथमिक स्तर का बच्चा जो होता है वो आड़ी टेढ़ी रेखा बना सकता है। अगर आप उसको एक पेंसिल और पेन दे दीजिए तो आड़ी टेढ़ी रेखा बना लेगा, और जो ये रेखा बना लेगा वही रेखांकन और चित्रांकन। प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। आप देखिएगा छोटे बच्चों के बुक में, उसमें रेखांकन और चित्रांकन आड़ी टेढ़ी रेखा बनी हुई होती हैं। प्रश्न नंबर 16, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? यहाँ से आपके 2 प्रश्न आएंगे, भाषा सिखाने का सही क्रम और भाषा सीखने का सही क्रम। आप बच्चों को भाषा क्रम से सिखा सकते हैं, लेकिन एक बच्चा भाषा क्रम से नहीं सीख सकता।
ठीक है, आप सिखा तो सकते हैं लेकिन बच्चा क्रम से नहीं सीख सकता। तो यहाँ पर बात की जा रही है भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है, आप याद करिएगा शुभोपाली। शुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, किसमें है भाई, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो कौन सी होनी चाहिए, या फिर दूसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा होनी चाहिए, और या फिर उसके अलावा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। जिस स्थान पे बच्चा रहता है उस स्थान की भाषा होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। आप हिंदी और अंग्रेजी को नहीं लॉक करिएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है। याद रखिएगा इसको, पहले संज्ञा की क्या बताती है, परिभाषा बताती है। उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है। पहले क्या बता रही है, परिभाषा। परिभाषा हमेशा रटने पर बल देते हैं, और रटने जैसे नियम पहले बता रही है, उसके बाद उदाहरण, नियम से उदाहरण की तरफ, है ना। कौन सी विधि हो गई ये, कौन सी विधि है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण उसके बाद नियम, और निगमन में क्या होता है, पहले नियम उसके बाद उदाहरण। आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में आप कार्टून देखते हैं, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सहायक है, अनुपयोगी है, निरर्थक है, बाधक। आप छोटे बच्चों में देखते हैं कार्टून वगैरह बने होते हैं, चित्र बने होते हैं जो कि उनको अमूर्त संकल्पनाओं की समझ विकसित करते हैं। जब कार्टून आप बने होते हैं तो क्यों दिए जाते हैं भाई, वो सहायक होंगे या फिर बच्चों के पाठ्य पुस्तक में उनको सीखने में बाधक होंगे। तो आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, सहायक होंगे, बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सहायक होंगे। आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, वाइगोस्की की विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है। वाइगोस्की का जब भी बात की जाए, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, सहयोग के द्वारा होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कविता दोहराने से, कहानी सुनने से, कार्यपत्रकों से, वर्कशीट से, या फिर परस्पर अंतःक्रिया। तो वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है कि बच्चों का जो विकास होता है वो एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा होता है। आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न आपके एमपी टेट से लिए गए हैं, एमपी टेट वर्ग 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, डेली क्लास आपकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।